नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दूं आपको। रिटायर कर्मचारियों को सरकार का तोहफा दिया गया है। जी हां, रिटायर होने के 3 दिन में ही खाते में धनराशि होगी। लोक भवन में ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत होगी। 1 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ पोर्टल की शुरुआत करेंगे और पेंशन जारी करने वाली दिक्कतों को अब खत्म कर दिया जाएगा इस ई पेंशन पोर्टल के जरिए। तो उन कर्मचारियों को जिनकी रिटायरमेंट होनी है, उन्हें जो चिंता लगी होती है कि उनकी जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वो मिलने में समय लग जाता है, लेकिन अब वो दिक्कतें रिटायर कर्मचारियों को नहीं होगी, क्योंकि उनके रिटायर होते ही 3 दिन में ही खाते में धनराशि जमा हो जाएगी उनके पेंशन की। तो रिटायर कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफा और राहत की खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे, जिससे कि उन कर्मचारियों को अब दिक्कत नहीं आएगी जो रिटायरमेंट जिनकी होने वाली है। और ऐसे में रिटायर कर्मचारियों के लिए ये राहत की बात है कि पेंशन को लेकर के उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और 1 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। सिद्धार्थ, चूंकि देखिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री, और इसको लेकर के कर्मचारियों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं काफी खुशी की खबर है कर्मचारियों की और राहत भरी खबर है। रिटायर होने के 3 दिन बाद इनके खातों में तुरंत पैसे पहुंचेंगे। 1 मई को सीएम योगी इस ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, काफी समय लगता था और इस फाइल से उस फाइल, इस पटल से उस पटल इनको दौड़ाया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब समय कम लगेगा और आसानी से पेंशन के संबंधित जो इनके कागजात हैं वो उस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं आसानी से अब इनके भुगतान हो जाएंगे। तो साक्षी, कहीं ना कहीं ये राहत बड़ी खबर है और रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा और तत्काल 3 दिन के अंदर उनके खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। जी साक्षी। सिद्धार्थ, चूंकि 1 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ पोर्टल की शुरुआत करेंगे, उस दिन क्या कुछ खास होने वाला है? क्या वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ करेंगे? क्या कार्यक्रम रखा गया है इसके लिए? देखिए, लोक भवन में ये कार्यक्रम रखा गया। लोक भवन में जो है इस कार्यक्रम को रखा गया और इस ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत लोक भवन में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री जैसे ही इसकी शुरुआत करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, उसी दिन से ये पोर्टल काम करने लगेगा और जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं तत्काल उनकी जो पेंशन है वो उनके खातों में पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं पहले जो हीला हवाली होती थी, काफी 1-1, 2-2 महीने लग जाते थे और जो संबंधित पटल के बाबू होते थे उनके पास बहाने होते थे कि आज आइए, कल आइए। तो काफी लोगों को दिक्कत होती थी, जैसे कोई लखनऊ में काम कर रहा है और वो रहने वाला प्रयागराज का है, तो उसको बार बार आने जाने में दिक्कत होती थी। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें होंगी, वो रिटायर होगा तुरंत और सब कुछ ऑनलाइन होगा। और कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन होगा तो आप ना कोई हीला वाली हो सकती, ना कोई। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए पारदर्शिता भी रहेगी और जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन भी उन्हें समय से मिल जाएगा। इसके लिए बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तमाम तरीके की जो परेशानियां रहती थी रिटायर कर्मचारियों के सामने, उन सबको जड़ से खत्म कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें आपको कि विभाग में रिक्त पदों को भरने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग में 400 पद अभी रिक्त चल रहे हैं। जूनियर इंजीनियर के सबसे ज्यादा पद खाली हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं विभागों में। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। कई विभाग हैं जहां पर रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग में 400 पद रिक्त चल रहे हैं। जूनियर इंजीनियर के सबसे ज्यादा पद खाली बताए जा रहे हैं और इनको भरने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि लोगों की तैनाती की जाए ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। लोगों की कमी होने के कारण काम पर जो प्रभाव पड़ता है वो ना पड़े और जूनियर इंजीनियर की सबसे ज़्यादा पद खाली बताई जा रही है और इसको भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को अस्पताल का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। सर्किट हाउस में ब्रजेश पाठक बैठक भी करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं
हैं, इसका भी जायजा लेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और हालातों का जायजा लिया जाएगा, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे डिप्टी सीएम के ब्रजेश पाठक। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के वाराणसी को सुंदर, सुव्यवस्थित, लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर के वाराणसी को सुंदर, सुव्यवस्थित, लोगों के कल्याण के लिए जो भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह आत्महत्या मामले में फरार चल रहे पति को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पति दीपक से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। श्वेता सिंह की आत्महत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। नामजद मुकदमे में आरोपी पति दीपक सिंह को पुलिस ने बांदा से गिरफ्तार किया है। बाकी नामजद अभियुक्तों को जांच के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। तो बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर बांदा से, जहां बीजेपी नेता श्वेता सिंह आत्महत्या का ये मामला है और इस मामले को लेकर के आरोपी जो फरार चल रहा है पति दीपक, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद लगातार उससे पूछताछ चल रही है। बता दें कि मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे अभी पूछताछ पुलिस की जारी है और इसमें जो खुलासा होगा वो भी देखने वाली बात है कि आखिर कौन इसमें दोषी है। हालांकि अभी मामले में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हम लोग को सूचना मिली थी कि जिला पंचायत सदस्य ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे थे। हमारी जो फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। परिवारजनों की तरफ से हम लोग को तहरीर मिली। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और इसमें जो उनका पति है, जिनसे बताया जा रहा था कि लगातार उनका विवाद चल रहा था, मारपीट हो रही थी, जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी, उनको हम लोगों ने आज गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ करके हम लोग को सूचना मिली थी कि जिला संदीप कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर के, पुलिस क्या कह रही है, आगे जो एक्शन लिया जाएगा इसके लिए क्या कहा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बता दूं कि 2 दिन से लगातार आरोपी दीपक सिंह की तलाश की जा रही थी। जिस तरह से श्वेता सिंह की मौत के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे और जो चैट वायरल हुई थी, उसको देख करके और उसको सुन करके साफ तौर पर ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं दीपक सिंह गौर के ही द्वारा इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था। कहीं जिस तरह से 2 दिन से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और देर रात पुलिस को सफलता हासिल हुई है और पुलिस ने बांदा से ही दीपक सिंह गौर को पकड़ लिया है और बाकी जो इस मामले में 3 जो नामजद लोग और हैं, उनको भी पुलिस जांच के बाद कहीं ना कहीं अपनी हिरासत में लेगी और आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। जी संदीप, जांच कहां तक पहुंची है, पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि पूछताछ लगातार चल रही है, कोई किसी बात का कोई खुलासा हो पाया है अब तक की पूछताछ में? देखिए, पुलिस से जिस तरह से अभी बात की गई तो पुलिस ने बताया कि अभी भी जांच चल रही है, साक्ष्यों को एकत्र किया जा रहा है। इस तरह से जैसे भी आगे जांच बढ़ेगी उसके आधार पर ही इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भी पुलिस जो है इस मामले में और भी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी संदीप, क्योंकि शुक्रिया। अगर बात की जाए जी संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम जरूर चाहेंगे साझा कीजिए। यूपी में बिजली संकट को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने ट्वीट किया है। उन्होंने प्रदेश में बिजली संकट पर ए.के. शर्मा को कहा कि गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है, कई बिजली उपक्रम हफ्तों से बंद हैं, तकनीकी कारणों से बिजली उपक्रम बंद हैं, ऐसे में बिजली की बचत की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे बिजली कर्मी रात दिन काम करने में लगे हैं।
गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है और इसकी आपूर्ति करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कई बिजली उपक्रम हफ्तों से बंद हैं और बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन तकनीकी कारणों से ये बिजली उपक्रम बंद पड़े हैं। ऐसे में बिजली की बचत का प्रयास करें, ये भी नसीहत दी जा रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। मुरादाबाद में मजदूरों को लेकर बिहार से उत्तराखंड जा रही निजी बस पलटने का मामला सामने आया है। इस हादसे में एक की मौत हो गई है तो वहीं करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद काशीपुर हाईवे पर भोजपुर थाना इलाके में नेकपुर गांव के पास हादसा हुआ। संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने और आवाज कम कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने जिले के 100 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाए। वहीं करीब 1550 लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को कम कराया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि धर्मगुरुओं से संवाद के बाद लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा। अलीगढ़ शहर मुफ्ती ने जुम्मे की नमाज अदा करने को लेकर लोगों से अपील की है। मोहम्मद खालिद अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में जमात उल विदा और ईद उल फितर की नमाज अदा करने का इंतजाम कर लें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज अदा करने के दौरान बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। उन्हें पूरा यकीन है कि तमाम लोग उनकी इस गुजारिश का ज़रूर ख्याल रखेंगे। किसी भी जगह पर भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो, किसी तरीके की कोई अफरा तफरी ना हो, माहौल शांत रहे, इसकी अपील की गई है। इलाके में ही नमाज अदा करने का इंतज़ाम करें, ये भी कहा गया है। और किसी भी जगह भीड़ इकट्ठी ना हो ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाए, इसीलिए ये तमाम हिदायत दी गई है। रमज़ान के बाद हमें फिर मस्जिदों में और ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरी तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि जहाँ तक मुमकिन हो मस्जिदों और ईदगाहों के अलावा जुम्मतुल वदा और ईद उल फितर की नमाज़ें अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में अदा करें, वहाँ भी अदा करें, ताकि कम से कम भीड़ किसी एक जगह इकट्ठा हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुजारिश पर आप भरपूर अमल करेंगे और कभी ऐसे शर्मिंदगी का मौका नहीं देंगे। नवादा वारिस अलीगंज प्रखंड के सौर पंचायत के महादलित टोला हेमदा ग्राम में 200 कार्टून विभिन्न ब्रांड के शराब की खेप बरामद हुई है, जिसको लेकर वारिस अलीगंज पुलिस गश्ती दल दशरथ चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि सर्जन माझी के घर में शराब रखी हुई है। सूचना मिलने के बाद जब गश्ती दल के दशरथ चौधरी सर्जन माझी के घर पहुंचे तो वहां देखा कि काफ़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड का शराब रखा हुआ है, जिसे जब्त करके वारिस अलीगंज थाना लाया गया। तो गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और अलग अलग ब्रांड की शराब की खेप बरामद की गई। गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि अवैध शराब रखी हुई है और उसके बाद जब छापेमारी की गई पुलिस के द्वारा तो शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। 200 पेटी कई ब्रांड की शराब बरामद हुई। पुलिस की ये कार्रवाई, पुलिस ने ये कहा कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी और जो भी इन कामों में लिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ में ऊपरकोट जामा मस्जिद के बाहर आरएएफ गश्त करते हुए नजर आए। अलीगढ़ जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर के पूरी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है और किसी तरीके की कोई अफरा तफरी ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है, तो बड़ी तैनाती भी पुलिस फोर्स की गई है जामा मस्जिद के बाहर, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और अलविदा की नमाज अच्छे से संपन्न हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
नौझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में उस समय खुशियां मातम में बदल गई जब कमरे में बैठी दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के साथ ही दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज पर जब तक लोग कमरे में पहुंचते तब तक हत्यारा मौके से फरार हो गया था। घटना के बारे में आशंका जताई जा रही है कि वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि दुल्हन के प्रेमी ने अंजाम दिया है और अब पुलिस दुल्हन के प्रेमी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द तलाशी पूरी हो जाएगी और जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरी बेटी की शादी जी जयमाला पढ़ के मेरी बेटी घर गई जी और घर गई कुर्सी पे बैठी कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने मेरी बेटी के ये आँख के बगल में गोली मारी जी और गोली मारते मेरी बेटी खत्म हो गई। मैं उसे लाया पकड़ के तो जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के एसआरपी इंटर कॉलेज में प्रदर्शनी में दबंगों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दो गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर लात घूंसे चले। आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बदायूं में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य के बिजली कर्मचारी से मारपीट के मामले में बिसौली कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इंडिया वॉइस ने सपा विधायक आशुतोष मौर्य के विद्युत कर्मचारी के साथ में मारपीट की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का संज्ञान लेने के बाद में कोतवाली बिसौली क्षेत्र अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र पर सपा विधायक द्वारा कर्मचारी के साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने पर एक तहरीरी सूचना दी गई कि कल रात्रि लगभग 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में थाना बिसौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर की खबर का रुख करते हैं। बता दें कि 11 दिन पहले घर से अपहरण हुई 1 महीने की बच्ची का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बताया जा रहा है कि नाना ने ही अपनी नातिन का अपहरण कर दिल्ली ले गए और अपनी प्रेमिका को नाना ने उस बच्ची को सौंप दिया। बाद में दोनों बिहार चले गए। पुलिस ने नाना को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बच्ची को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम बिहार के लिए रवाना हो गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के शेख सराय इलाके का है, जहां के रहने वाले ई रिक्शा चालक कसीम की पत्नी आंगन में अपनी 1 माह बच्ची के साथ सोई हुई थी। आरोप है कि करीब रात 3 बजे घर में घुसकर किसी ने उसकी 1 महीने की बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची के पिता ने अज्ञात के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, जिसके बाद मामले का खुलासा किया गया और पता चला कि नाना ने ही बच्ची का अपहरण किया था। के बाद मेरे पापा आए और मेरे बच्चे को ले गए। फिर मैं उठी तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। मैंने सब में तलाश करा, ढूंढा भाला, कहीं मेरा बच्चा नहीं मिला। फिर मैंने इधर उधर छानबीन करी तो मैंने कैमरों में देखा भाला, तो मुझे ले जाते हुए दिखे तो मेरे पापा थे। फिर क्या नाम है, हमने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस में गए हम तो इनसे हमने कहा तो इन्होंने देख उनको पकड़ के लाए, बताया तो हमें अब उन्हें जेल में भेज दिया। मुजफ्फरनगर में 50,000 की जमानत धनराशि कोर्ट में जमा न करा पाना एक गरीब किसान वेदपाल कश्यप की मौत का कारण बन गया। जमानत धनराशि जमा कराने में नाकाम रहने वाले किसान की तहसील से 1 लाख रुपयों की रिकवरी जारी हुई थी, जिसमें किसान के परिवार की 10 बीघा जमीन की नीलामी कर रुपया वसूलने की घोषणा की गई थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में तहसील की ओर से गाँव में मुनादी कराते हुए नीलामी का ऐलान किया गया था। आरोप है कि भूमि नीलामी के सदमे से किसान की खेत पर ही मौत हो गई। किसान के परिवार की माने तो गांव में मुनादी कराने वाले तहसील कर्मियों के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही उनकी जमीन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न हो। दरअसल किसान वेदपाल पुत्र मुंशी कश्यप ने एक अपराधी को 2006 में जमानत ली थी, जिसके बाद अपराधी के फरार होने पर कोर्ट ने जमानतदार किसान वेदपाल के वारंट जारी कर दिए थे, लेकिन इन किसान वेदपाल ने कोर्ट में
पेश न होने पर सदर तहसील से किसान वेदपाल के नाम 50,000 रुपए की रिकवरी जारी की थी, जो समय के साथ बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई थी। एसडीएम सदर परमानंद जहान ने कहा कि जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलाया जाएगा। सुबह ही खेत में गए थे तो खाना खुना खाकर ठीक ठाक घर से गए थे, तो अचानक ही दोपहर के टाइम मैं भी अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आई, उनको पापा की तबीयत ख़राब होगी। मैं आया, मैंने आकर देखा पापा है ना एक्सपायर हो चुके थे। तो जो उनका कारण है वो है ना प्रशासन है, वो इसलिए कि हमारी जो ज़मीन है थी उन्होंने नीलामी पर रखी थी, और जो हमारा पटवारी है अमीन साहब है वे उन्होंने गांव में अनाउंसमेंट करवा और वो करवा, तो गांव में उन्होंने हमारी बहुत बेइज्जती कर रखी थी। तो इसी वजह से ना बहुत टेंशन चल रही थी 2-3 दिन। यही है कि उसको इतना आहत हुआ कि उसकी जो है मृत्यु की जिम्मेदारी यहाँ के तहसील कर्मी की है, यहाँ के प्रशासन की है, जिन्होंने जो उसको दबाव बना रखा था, जो आज जिनकी ज़मीन को नीलामी किया जा रहा है। अब किस तरह की मांग? सबसे पहले तो इस तरह के ये जो तहसील स्तर पर दबाव बनाया जाए, किसी भी किसान की ज़मीन को हम नीलाम नहीं होना दें। किसान की ज़मीन को आप कैसे नीलाम कर लो, और वो भी 50,000 1 लाख पे? ये कौन सा तरीका आपका? ये गलत है। किसी भी किसान की ज़मीन गांव लछेड़ा में वेदपाल पुत्र मुंशी जो एक किसान थे, इन कोर्ट दे की इनकी एक आरसी थी, तो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु उसी कारण हुई है कि नीलामी की जो मुनादी हुई इसके कारण हुई है। यह जांच का विषय है, मृत्यु किस कारण से हुई है, पीएम होना जरूरी है, तो हम करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि अमीन कोई लिप्त पाया गया किसी गलत काम में, तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये शासन प्रशासन सभी किसानों के लिए हित के लिए ही जो है यहाँ प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।